पिछले वीडियो में हमने मिट्टी का अर्थ, परिभाषा और उसके जो गुण हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इसके अलावा हमने मिट्टी परिच्छेदिका के दूसरे वीडियो में विस्तार से पढ़ा था कि कितनी परिच्छेदिका में कितनी लेयर होती हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। आज इसमें हम विश्व का मृदा विस्तार से पढ़ेंगे। विश्व की जो मिट्टियाँ हैं उनको मुख्यतः जो कटिबंधीय वर्गीकरण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कटिबंधीय, कटिबंधात्रिक और अपार्श्विक। इंग्लिश में जोनल, इंटरजोनल और एजोनल। जो कटिबंधीय मिट्टियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी के जो जलवायु जो बेल्ट है उनमें इनका निर्माण होता है। जैसे बात करें हम पेडाल्फर मिट्टी की और पेडाकोल मिट्टी की, तो पेडाल्फर जो मिट्टी है उसका जो निर्माण हुआ है वो एल्यूमिनियम और फेरस, यानी कि ऐसी मिट्टियाँ जिनमें लोहांश और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम पेडाल्फर मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी है उनका निर्माण जो लेटरलाइजेशन प्रक्रिया है उसके द्वारा होता है, अर्थात इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो खनिज होते हैं और जैव पदार्थ अपक्षालन अपवहन द्वारा जो अपना मृदा परिच्छेदिका का ए स्तर है उससे नीचे चले जाते हैं और ए स्तर में केवल लोहा और एल्यूमिनियम शेष बचे रहते हैं जो बड़े आकार के खनिज होते हैं। पोडलाइजेशन में मिट्टी इन्हीं खनिजों की प्रधानता होती है क्योंकि इनमें जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। इसलिए आर्द्र और अपेक्षाकृत अधिक नमी वाले भागों की मिट्टी इसी प्रकार की होती है। जब हम भूमध्यरेखीय प्रदेशों की बात करते हैं तो वो मिट्टियाँ किस प्रकार की हैं? पेडाल्फर प्रकार की हैं, अर्थात उनमें एल्यूमिनियम और लोहांश की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। पेडाल्फर जो मिट्टी है उसमें लोहा और एल्यूमिनियम की समान मात्रा नहीं होती, बल्कि इनकी जो मात्रा है उसमें कहीं कमी होती है तो कहीं अधिकता होती है, अर्थात वो बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसा जहाँ का वातावरण होता है उसी अनुसार इन मिट्टी में इन अंशों की जो मात्रा है वो निर्धारित होती है। जैव पदार्थ और खनिजों की मात्रा ए और बी जो आपकी लेयर हैं परिच्छेदिका की विशेषताओं में वनस्पति के अंश बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, अर्थात उनमें भी विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी प्रकार जो इन्हें हम लंबी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी भी कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा नंबर है पेडाकोल, अर्थात जिस मिट्टी में कैल्शियम CaL, पैड मीन्स मिट्टी और CaL का मतलब होता है कैल्शियम, यानी कि पेडाकल। तो ऐसी मिट्टियाँ जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम पेडाकोल मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में केशिका क्रिया द्वारा चूना ऊपर आ जाता है, अर्थात नीचे से जो चूना है वनस्पति की जड़ों के द्वारा वो ऊपर खींच लिया जाता है और मिट्टी की नीची जो परतें उनमें आकर क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। तो इन मिट्टियों में चूने की प्रधानता होती है और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, छोटी घास वाले प्रदेशों की मिट्टी और अर्ध मरुस्थलीय मिट्टी। छोटी घास वाली जो मिट्टी हैं उनमें चरनोजम प्रदेश की मिट्टियाँ हैं, स्टेप्स प्रदेश की मिट्टियाँ हैं और भूरी मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं। मरुस्थलीय मिट्टियों में जो आपकी बालू है वो जिनमें जैविक अंश बहुत नहीं के बराबर पाए जाते हैं, केवल जो चट्टानों के अपघटित या अपक्षयित जो पदार्थ हैं उनकी ही प्रधानता होती है। तो इस प्रकार कटिबंधीय मिट्टियों में जो जोनल मिट्टियाँ हैं उनका निर्माण आर्द्र प्रदेशों में जो जल है यानी कि नमी है उस प्रक्रिया के द्वारा होता है और यहीं से इनकी क्या होती है? विशेषताएं निर्धारित होती हैं। जैसे पोडजोल मिट्टी ये आपके ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार पोडजोलिक मिट्टी ये आपके ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों से दक्षिण वाले जो पार्ट हैं उनमें पाई जाती हैं, जहाँ अपेक्षाकृत ठंड कम पड़ती है। ठंड कम होने के कारण यहाँ पर जो मिट्टी में जीवाणु अधिक पैदा होते हैं और सक्रिय भी रहते हैं। जैसे कि मिश्रित वनों की जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं वहाँ भी मिट्टियों में जो जीवांश है उसकी मात्रा क्या मिलती है? अधिक मिलती है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में जीवांश की मात्रा मिट्टियों में क्या होती है? कम मिलती है। इस मिट्टी की जो गहराई है अपेक्षाकृत जो आपके ध्रुवीय मिट्टियाँ हैं उनसे ज़्यादा होती है। इसी प्रकार वन प्रदेशों की जो मिट्टियाँ हैं जिन्हें हम कटिबंधीय मिट्टियों के रूप में पढ़ते हैं,
लेटराइट मिट्टी एक अन्य प्रकार की मिट्टी है। आर्द्र उष्ण भागों में, विशेषकर भूमध्य रेखीय जो भाग हैं आपके, उनमें ये पाई जाती है। लेटराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पर मिट्टी से जो सिलिका है वो पृथक हो जाता है और उसमें केवल जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वही बचे रह जाते हैं। इसलिए ये मिट्टी क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है, अर्थात ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की मिट्टियाँ वन प्रदेशों में, पॉडज़ोलिक और लेटराइट मिट्टी। इसके बाद दूसरा नंबर है इंटरजोनल, अर्थात अंतरकटिबंधीय मिट्टियाँ। इंटरकोनल जो मिट्टियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से वो मिट्टियाँ आती हैं जो स्थानीय प्रभाव से प्रभावित होकर क्या होती हैं, अपने स्थान पर बनती है, अर्थात वहाँ पर जो मूल चट्टान है उनका प्रभाव उन मिट्टियों में अधिक देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए रेगुर मिट्टी का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पर लावा निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात इन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण स्थानीय रूप से उस क्षेत्र में इस मिट्टी का क्या होता है, विकास होता है। चूँकि ये मिट्टियाँ लगातार टूटती फूटती रहती हैं और तो इनमें ये जो लावा जो कण है, वो मिट्टी के जो कण है वो निरंतर मिलते रहते हैं, इसलिए इनकी जो उपजाऊपन है वो ख़त्म नहीं होता है। इन मिट्टियों को भी 2 भागों में बांटा गया है, रेंडजीना और रेगुर। इन मिट्टियों में चूना अधिक होता है और जितना अपक्षालन होता है उससे अधिक मिट्टी तत्व मूल चट्टान से प्राप्त होते रहते हैं। यह मिट्टी अधिकतर आर्द्र प्रदेशों में मिलती है जहां अपक्षालन के कारण अन्य मिट्टियों की जो है निर्माण नहीं होता है, अतः इस मिट्टी का महत्व अधिक होता है। मरुस्थलों में जहां अंतरस्थलीय अफवाह होता है या अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, वहाँ मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, जो पौधों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। इसी प्रकार जो हिमनदी है उसके पिघलने से और समुद्र तटीय क्षेत्रों में दलदलों के निर्माण से जो जल प्रवाह है वो पर्याप्त नहीं हो पाता है और ऐसी दशा में जो जैविक तत्व हैं उस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। यानी कहीं पर अगर दलदल है तो वहाँ पर पानी निकासी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती है और उसमें जो जैविक अंश हैं वो इतने अधिक हो जाते हैं कि जिससे कि मिट्टी का रंग और जो उसकी विशेषताएं हैं वो पूरी तरह से क्या होती हैं, बदल जाती हैं। कहीं कहीं पर इतनी नमकीन भी हो जाती हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की फसल करना असंभव होता है। तो ऐसी दशा में इन मिट्टियों में अधिक जल के ठहरने और हवा के प्रवेश नहीं कर पाने के कारण ये मिट्टियाँ क्या हो जाती हैं, अधिकांशतः बेकार हो जाती हैं, अर्थात अनुपजाऊ हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो इंटरजोनल जो मिट्टियाँ हैं वो स्थानीय परिस्थितियों के कारण उन क्षेत्रों में क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। तीसरी जो मिट्टी है वो है आपकी अपार्श्विक यानी कि अजोनल। अजोनल का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी मिट्टियाँ जो किसी माध्यम के द्वारा यानी कि किसी प्रक्रम के द्वारा किसी स्थान से उठाकर लाई जाती हैं और किसी दूसरे स्थान पर आकर क्या करती हैं, छोड़ दी जाती हैं। जैसे हम उदाहरण लें, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो अपने साथ पहाड़ों को काटकर रास्ते में मिलने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जैविक अंश हैं, जीव जंतुओं का अंश है, उन सबको बहाकर लाती हैं और मैदानों में उनको क्या करती हैं, निक्षेपित करती हैं, जिससे क्या होता है, जिन्हें जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, जो काफ़ी उपजाऊ भी होती हैं। क्योंकि इनमें चट्टानों के कण भी हैं, खनिज भी हैं और जैविक अंश भी मिल जाते हैं, तो ये मिट्टियाँ क्या हो जाती हैं, काफ़ी उपजाऊ हो जाती हैं। इसी प्रकार ये डेल्टाई भागों में जाकर जमती हैं तो वहाँ पर ये बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। तो नदियों के द्वारा जो दूरस्थ स्थानों से पदार्थ को बहाकर अन्यत्र जाकर निक्षेपित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजोनल मिट्टियाँ कहते हैं। इसी प्रकार जो हिमनदियाँ हैं वो भी क्या करती हैं, अपने जो अग्रभाग है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो पदार्थ है उसको एकत्रित करती हैं और जब हिम पिघलती है तो जो अपने साथ ही पदार्थ बहाकर लाती हैं वो हिमोड को वहीं पर क्या करती हैं, छोड़ देती हैं। तो उससे क्या होता है, हिमोड का निर्माण होता है, जिसमें छोटे बड़े और बारीक सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं वो देखने को मिलते हैं। तीसरा
लोएस बारीक कणों वाली, बहुत ही सूक्ष्म कणों वाली रेत होती है जो वायु के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर से उड़ाकर किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर क्या करती जाती है, निक्षेपित कर दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने पढ़ा होगा कि चीन का जो लोएस का मैदान है उसका निर्माण इसी प्रकार वायु के अपवाहन द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और उसका निक्षेपण, यानी कि चीन का जो लोएस का मैदान है वो हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर आई मिट्टी के जमने से बना है। तो इस प्रकार जो अजोनल मिट्टियां हैं उनका स्रोत क्षेत्र अलग होता है और उनका जो निर्माण क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जलोढ़, हिमोड़ और लोएस, ये मिट्टियाँ एक स्थान पर पर्याप्त समय तक नहीं रहती और उन मिट्टियों पर निर्माण की जो प्रक्रिया है किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा प्रभाव पड़ता रहता है। ये मिट्टियाँ अविकसित होती हैं, अर्थात इनमें विभिन्न स्तरों का निर्माण नहीं होता है क्योंकि ये परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे बाढ़ का मैदान है, प्रतिवर्ष पानी आता है और उनके ऊपर या तो उसको बहा कर ले जाता है या उसके ऊपर नई परत का निर्माण जो बाढ़ का पानी है वो कर देता है। इसलिए इन्हें अपार्श्विक मिट्टियाँ भी कहते हैं, यानी कि अजोनल मिट्टी कहते हैं। इनमें विभिन्न स्थानों के जैव पदार्थ और खनिजों का समावेश, क्योंकि जो स्रोत है वो अलग अलग भागों से आता है, इसलिए इनमें जो विभिन्न प्रकार के खनिज हैं और जो जैविक पदार्थ हैं उनका समावेश होता रहता है। इसलिए ये जो मिट्टियाँ होती हैं सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती हैं। उसका मुख्य कारण है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि इनका स्रोत कहाँ होता है, दूर होता है। जैसे हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं अपने साथ हिमालय से बहुत सारे चट्टानों को काट कर वहाँ की मिट्टियों को अलग अलग भागों से जैविक अंश, वनस्पति के अंश, उन सब को अपने साथ बहाकर लाती हैं और नीचे जब ढाल कम होता है तो वो जो घुल कर जो मिट्टी पानी में आ रही है उसको क्या करता है, मैदानों में वो नदी छोड़ देती है। तो उससे जो मिट्टी की परतें बनती हैं बहुत अधिक उपजाऊ होती हैं।